आप सभी का स्वागत है हमारे मेगा माइंड क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने श्वसन की क्रियाएं पढ़ ली थी। कौन कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबल होता है श्वसन के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के बारे में, मतलब श्वासोच्छ्वास के बारे में, ठीक है। और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको अगर कभी आपने पढ़ा होगा, आपको अगर अच्छे समझ नहीं आया होगा, तो आज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग, यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। अनैच्छिक प्रक्रिया मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया जो जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती, कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं अनैच्छिक प्रक्रिया। ऐच्छिक प्रक्रिया जिसको हम कंट्रोल कर सके, ठीक है, जिसे हमारे मस्तिष्क का मेडुला एब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। हम नहीं कंट्रोल करते, हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है मेडुला एब्लोंगेटा। अभी इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मस्तिष्क है इसके आगे के लेसन में, तो वहां पे आपको समझाएंगे मेडुला एब्लोंगेटा होता क्या है, इसका कार्य क्या क्या है। अभी ये खाली याद करिए कि इसका कंट्रोल मेडुला एब्लोंगेटा करता है, ठीक है। उसके बाद 75% भूमिका डायफ्राम गति की, 25% भूमिका पसलियों की होती है। अब डायफ्राम क्या होता है, ये नीचे का जो पार्ट होता है कार्टिलेज का होता है, ठीक है। कार्टिलेज जो कान में हड्डियां होती हैं, उस उपास्थि, ठीक है, उपास्थि का होता है, इसी को डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है, श्वसन को, श्वसन अंग को डाइजेशन वाले अंग से ना अलग करता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम है। तो यहाँ पे डायफ्राम का 75% रोल होता है श्वसन में, और पसलियों का रोल होता है 25% श्वसन में, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल स्टेज में फेफड़ों की स्थिति, फेफड़ा जब स्टेज नॉर्मल स्टेज होता है तो हमारे फेफड़ों की स्थिति क्या होती है, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में। चलिए देखते हैं। नॉर्मल स्टेज में फेफड़ों की स्थिति क्या होती है, पसलियां नीचे की तरफ झुकी होती है, वक्ष गुहा अंदर की तरफ होती है, और ये जो होता है गुंबद के आकार का होता है, मतलब अंदर की तरफ ऐसे धंसा होता है, ऐसे धंसा होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है, बाहर निकला नहीं होता, अंदर की तरफ होता है, पसलियां नीचे की तरफ झुकी होती है नॉर्मल स्टेज में। और एक चीज इसमें और होती है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब, अंदर का वायुमंडलीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब की क्या होता है, बराबर। अंदर का वायु दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे हम, आप शायद 9th में था ये कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। हम वायु का जो दाब होता है, वायु का दाब, हम एक 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 इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें पारा भरा होता है, और यहाँ पे मिलीमीटर में होता है मानक। तो 760 mm Hg जो होता है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब नीचे का जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम एक वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, वो 760 mm Hg के क्या होता है, बराबर होता है। तो बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो अंदर के वायु दाब के क्या होता है, बराबर होता है, जब स्थिति क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। इस समय डायफ्राम तथा वक्ष गुहा अपनी समान स्थिति में रहता है। डायफ्राम भी अपने, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम अपने समान स्थिति में, ऐसे गुंबद के आकार का वो होता ही है डायफ्राम। और वक्ष गुहा मतलब अंदर की जो गुहा हो गई, खोखली गुहा हो गई, खोखली स्थान हो गया, वो भी अपने समान स्थिति में रहता है, ठीक है। पसली नीचे की ओर झुकी रहती है, नीचे पसली नीचे की ओर क्या होती है, झुकी होती है, और डायफ्राम गुंबद के आकार का रहता है। डायफ्राम क्या है, गुंबद के आकार का है। अंदर वायु का दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। बाहरी वायुमंडल का दाब 760 mmHg होता है। अंदर का भी वायु दाब बाहरी वायुमंडल के दाब के बराबर होता है ना। तो बाहर का भी वायुमंडलीय दाब जितना है, अंदर का वायु दाब बराबर है, तो हमें अंदर हवा लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि दोनों तो दाब बराबर है, तो हवा अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाती है, मतलब अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ। जो अगर बाहर भी वायुमंडलीय दाब बराबर है, अंदर वायु दाब बराबर है, तो अंदर जाएगी नहीं नॉर्मल स्टेज में। लेकिन उसके बाद पहली प्रोसेस जो होता है निःश्वसन, इंस्पायरेशन, जब अंदर सांस लेते हैं, जब अंदर सांस लेते हैं तब क्या स्थिति रहती है, देखिए इस समय पसलियां संकुचित होकर आगे की तरफ उठ जाती हैं। पसलियां संकुचित हो जाती हैं, जो मसल्स होता है ना, हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको उसके ऊपर प्रेशर लगाती है, तो पसलियां ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, वक्ष गुहा फूल जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ खसक जाता है। इतना सब कुछ इसलिए होता है कि हमारे फेफड़े का जो आयतन हो वो बढ़ सके। यहाँ पे आयतन नॉर्मल है, यहाँ पे आयतन बढ़ेगा, और जैसे आयतन बढ़ेगा ना, जैसे आयतन बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। हम ये याद कर लीजिए,
आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना। जैसे इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कोई गुब्बारा है, इसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी प्रेशर कम है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। अब जैसे हम इसको दबा के छोटा कर दें, इसको दबा के छोटा कर दें, इसको दबा के छोटा कर दें, ठीक है, दबा के छोटा कर दिया। अब क्या हो गया, वॉल्यूम छोटा हो गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ कैसे गया, पहले गैस भी उतनी ही थी, अब भी गैस उतनी है, लेकिन अब गैस को जगह मिल रही है कम, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रही है, तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, वॉल्यूम कम करे प्रेशर ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा करेंगे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रक्रिया हमारे फेफड़े में भी होती है। इस समय पसलियां संकुचित होकर आगे की तरफ ओर उड़ जाती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे फेफड़े को जगह मिल सके अपने आयतन को बढ़ाने खातिर, जिससे वजगुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में वायु का दाब कम हो जाता है। जैसे आयतन बढ़ेगा वायु का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम, 760 mmHg से 1-2 Hg कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा वायु दाब, तो अब इसको वायु चाहिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के बराबर अपना दाब इसको करना है, ठीक है। तो इसको अंदर से बाहर से वायु चाहिए, ठीक है, तथा वायुमंडल का वायु दाब अधिक हो जाता है। वायु दाब बराबर करने के लिए वायु नाक से फेफड़े में प्रवेश करती है तथा फेफड़े के कुपिकाओं से O2 रुधिर वाहिकाओं के संपर्क में आकर विस्तरण द्वारा रुधिर में मिल जाता है। अच्छा, अभी इससे पहले हम लोग कुपिकाएं पढ़े थे, जो लास्ट पोर्शन होता है फेफड़े का अंदर ना, ये कुपिकाएं होती है, छोटी छोटी कुपिकाएं से, यहीं से क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया होती है। मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है, रुधिर वाहिकाओं द्वारा कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा अंदर चला जाता है। अब विसरण क्या होता है, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी चीज अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाती है। जैसे हम यहाँ पे, चलिए, कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है, यहाँ से गैस अगर निकाली गई ना, तो यहाँ पे तो गैस की मात्रा ज्यादा है, तो वो कहाँ फैलेगी, जहाँ गैस की मात्रा कम होगी वहां फैलेगी ना। तो अधिक सांद्रता से यहाँ गैस की सांद्रता ज्यादा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पारगम झिल्ली होती है, हमारे यहाँ इसमें पारगम झिल्ली होती है, एक ऐसी झिल्ली जो सभी चीजों को इधर उधर आने देती है। मतलब कि हम लोग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है विसरण द्वारा होता है, पारगम झिल्ली के माध्यम से, ठीक है। विसरण द्वारा रुधिर में मिल जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑक्सीजन अगर लेके जाएगा ना, लेके जाएगा कोशिकाओं तक, लेके गया, हीमोग्लोबिन आया, रेड ब्लड सेल आया, उसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके कहां तक, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया गया। कोशिकाओं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। मतलब लगातार ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ठीक है। तो तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसरण द्वारा कुपिकाओं में आ जाता है। जैसे कुपिकाओं से रुधिर में गया ऑक्सीजन, रुधिर रुधिर वाहिकाओं से कुपिकाओं में चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से आदान प्रदान गैसों का होता रहता है। देखो, निश्वसित वायु में CO2 की जो मात्रा होती है 0.04% लगभग होती है। मतलब कि हम गैस तो ले रहे हैं बहुत ढेर सारी गैस, ऐसा नहीं कि खाली ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन कर रहे हैं खाली ऑक्सीजन का ना, उसके अलावा बहुत सी गैस हमारे बॉडी में जा रही है, लेकिन ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक। ये याद कर लीजिएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब लोग पढ़ेंगे निःश्वसन के बारे में, एक्सपायरेशन, सांस को बाहर निकालना। अभी ऑक्सीजन ले रहे थे, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस समय पसलियों से जुड़ी पेशियां अपनी समान स्थिति में आने लगती हैं। मतलब कि पसलियां जो कॉन्ट्रैक्ट हुई रहती हैं, सिकुड़ी रहती हैं, सिकुड़ कर पसलियों को ऊपर उठाई रहती हैं आयतन को बढ़ाने के लिए, वो धीरे धीरे अपनी समान स्थिति में आएंगे, और डायफ्राम भी अपनी समान स्थिति में आएगा। मतलब पहले नीचे की तरफ खसक गया था डायफ्राम, अब गुंबद प्रकार का फिर डायफ्राम होगा, जिससे पसलियां नीचे की ओर झुकने लगती हैं और डायफ्राम अपनी समान स्थिति में आने लगता है। साथ ही फेफड़े का आयतन कम होता जाता है। अभी फेफड़े का आयतन यहाँ पे ज्यादा था, हमने बताया था कि फेफड़े का आयतन बढ़ा, अब यहाँ पे फेफड़े का आयतन क्या हुआ,
कम हुआ। जैसे ही फेफड़े का आयतन कम हो जाता था, वायु का दाब फेफड़े में बढ़ जाता। अब फेफड़े का आयतन कम हो गया ना, जैसे पहले फेफड़े का आयतन ये था, अब फेफड़े का आयतन क्या हो गया, ये हो गया। अब हवा तो उतना ही है जितनी इसमें भरी थी, हवा तो उतना ही है जितनी इसमें भरी थी, जितनी इसमें थी हवा उतना ही इसमें हवा है। तो गैस जितना इसमें था उतना ही इसमें है, तो ये गैस पास पास आ गया ना, तो ये प्रेशर क्या लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है। तो वायु का दाब फेफड़े में बढ़ जाता है, इसलिए 760 mm से 1-2 Hg बढ़ जाता है। तथा वायुमंडलीय दाब फेफड़े की तुलना में कम रहता है। जो वायुमंडलीय दाब रहता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन फेफड़े की तुलना में कम रहता है, क्योंकि फेफड़े का वायु दाब थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए फेफड़े का वायु दाब बराबर करने के लिए फेफड़े से CO2 गैस शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। मतलब फेफड़ा क्या करेगा, फिर फेफड़े में वायु दाब तो ज्यादा हो गई वायुमंडलीय दाब के तुलना में, वो क्या काम करेगा, वो हमेशा ये चाहेगा ना कि उसका जो दाब वायु दाब हो वो वायुमंडलीय दाब से क्या हो, बराबर हो, वायुमंडलीय दाब के क्या हो, बराबर हो। तो क्या करेगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर अपना वायु दाब करने के लिए अपने अंदर से गैस को निकालेगा। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यह प्रक्रिया बार बार चलती है। श्वसन की प्रक्रिया, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, ये प्रक्रिया हरदम चलेगी। ठीक है, निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.0% के लगभग होती है। मतलब कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसका जो परसेंट होता है वो 4% लगभग होता है। मतलब कि उससे कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसे लगभग लगाया है हमने। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, जिससे हम और मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाएं और आपको टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करें। थैंक यू।